सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो संसद में आकर जो अपना पेंशन पर, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन पर, फैमिली पेंशनर्स पर, जो 8वें वेतन पर चर्चा चल रहे क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो मंत्री ने विपक्ष वालों ने क्वेश्चंस पूछ रहे, जो सत्ता में रहने वालों ने जवाब दे रहे, उसका जवाब क्या क्या मिला हुआ है। और इसी में आकर एक इम्पॉर्टेंट का एक जानकारी है, जो एडिशनल पेंशन मिलता है 80 साल के बाद, लेकिन 65 से 5%, उसके बाद 70 से 10%, 75 से 15%, इसी तरह देने के लिए जो संसद में पूछा हुआ है, जो संसद से क्या आंसर मिला, उत्तर क्या मिला हुआ है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उधर से उत्तर क्या मिला हुआ है, एक बार ये वीडियो देखकर जानकारी ले लेंगे। गया कि जो एडिशनल पेंशन 80 साल की उम्र में दिया जाता है वो 65 साल से क्यों नहीं शुरू किया जाता। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और जो पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी है, उसका रिकमेंडेशन का भी हवाला यहाँ दिया गया है और सवाल पूछा गया है 19 मार्च 2025, यानी कि आज का ही सवाल जवाब है ये। अतिरिक्त पेंशन लाभ हेतु पात्रता आयु, उसको लेकर के श्री बी मणिकमल टैगोर जी का ये सवाल है और दूसरे श्री विजय कुमार उर्फ विजय बसंत जी का सवाल है। सवाल पूछा गया भारत सरकार से, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से यह सवाल किया गया है, क्योंकि पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के पास ही है। और सवाल क्या किया गया था, देखिए, अतिरिक्त पेंशन लाभ हेतु पात्रता आयु 80 वर्ष निर्धारित करने का औचित्य क्या है। अगला सवाल, क्या सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यानी कि 80 साल के बजाय 65 साल, 70 साल, 75 साल में जो 5% पेंशन की बढ़ोतरी होनी थी, जिसमें जो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी का भी रिकमेंडेशन है, उसका यहाँ पर सवाल किया गया। अगला सवाल, अतिरिक्त पेंशन योजना से केंद्रीय सरकार के कितने पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है और इस योजना के अंतर्गत कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है। अगला सवाल है, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उपाय किए जा रहे हैं कि पेंशन भोगियों को उनके अतिरिक्त पेंशन लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो और भुगतान प्रक्रिया में कोई विलंब अथवा विसंगति न हो। दोस्तों, आए दिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल हो जाने के बाद भी उनका एडिशनल पेंशन नहीं शुरू होता है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। अगला सवाल है, क्या सरकार राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ देने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो ये लाभ कब तक प्रदान किया जाएगा। और आखिरी सवाल है, अतिरिक्त पेंशन लाभ मुद्रास्फीति के अनुरूप देने और लाभ को बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसका भी ब्यौरा मांगा गया है। तो देखिए, इतने सारे सवाल एडिशनल पेंशन को लेकर किया गया है, जिस पर जवाब आया है। और देखिए, उत्तर में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये जो है जवाब आया है। और जवाब में क्या कहा गया है, क से लेकर च तक सभी के सभी सवालों के इकट्ठा जवाब है। सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20%, 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30%, 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 40%, 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 50% और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 100% की अतिरिक्त पेंशन की मात्रा को मंजूरी दी है। इस औचित्य पर कि वयोवृद्ध पेंशन भोगी अधिक धनराशि की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आयु के साथ उनकी आवश्यकताएं, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2021 की अपनी 110वीं रिपोर्ट में अतिरिक्त पेंशन में संशोधन करने के लिए की गई सिफारिश के संबंध में सरकार द्वारा विधिवत जांच की गई और 6 जून 2022 को अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 8/12/2022 की अपनी 120वीं रिपोर्ट में अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट को नोट किया और कहा कि समिति फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। देखिए दोस्तों, अतिरिक्त पेंशन जैसे ही देय होती है
पेंशन संवितरण प्राधिकारियों बैंक द्वारा पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी को उसका स्वतः भुगतान कर दिया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों दिशा निर्देशों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अतिरिक्त पेंशन का न्याय संगत और समय पर भुगतान हो। अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी केवल आयु पर आधारित है। मुद्रास्फीति और रहन सहन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगियों कुटुंब पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में के समतुल्य महंगाई राहत ऐसी दर पर देय है जो दर केंद्र सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होता है। यानी कि दोस्तों जो सवाल था कि 65 साल 70 साल 75 साल में सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है कि नहीं उसको लागू करने के लिए, उसका तो जवाब बोल दे दिया। कोई ठोस जवाब नहीं दिया कि हम लागू कर रहे हैं नहीं लागू कर रहे हैं, बस ये जवाब दिया कि हमने 80 साल में 85 साल में 90। हमारे सैनिक पूर्व सैनिक नेशन फर्स्ट राष्ट्रप्रथम के भाव से काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाता है। The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners? There are numerous cases of litigation on claims of disability pensions by veterans and jawans. The Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the Honourable Minister kindly answer, why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favour of veterans when it comes to granting disability pensions? Thank you. माननीय मंत्री जी। सैनिक भाइयों, संसद में जो मैडम जी पूछा हुआ क्वेश्चन सही क्वेश्चन है। जो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जेएसयू जवानों ने सुप्रीम कोर्ट तक भी जाकर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने के बाद उनको डिसेबिलिटी पेंशन देना है बोलकर, लेकिन सरकार नहीं दे रहे, पीसीडीए से नहीं आ रहे। इसी का वजह से जो मैडम जी पूछा हुआ क्वेश्चन सही है और स्पर्श के ऊपर भी पूछा हुआ क्वेश्चन सही है। आप लोग ये वीडियो जरूर देखना, आपको पूरा जानकारी हो जाएगी। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सांसद को इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र से रक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि सुनिए, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट राष्ट्रप्रथम के भाव से काम करते हैं। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की गंगा, यहाँ की नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। जो सांसद दीदी ने जो प्रश्न किया है, यदि कोई आर्म फोर्सेस
यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस ना भी की हो, उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है। एक दूसरी श्रेणी में भी जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट जो 20% उससे अधिक है या मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूट या उससे एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल सर्विस कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है। और यदि डी हो तो इस डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है, मगर यह ध्यान में रखने की बात है कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजनों में वेल लेड आउट ऑफ प्रोसीड्योर है और रूल्स है, इन प्रोसीड्योर और रूल्स के अनुसार ही उनको दिया जाता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री।